फंक्शन ओवरलोडिंग खत्म कर लिया हमने। फंक्शन ओवरलोडिंग जो था ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का एप्लीकेशन था। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा ये था ना कि डेटा को मोर देन वन फॉर्म में कैसे प्रोसेस किया जाए, वही हमने ओवरलोडिंग में करा। ठीक है, तो ओवरलोडिंग जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का एप्लीकेशन था। अब हमारा एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन आ रहा है, जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पूरे सिलेबस का, क्लासेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पे आपके यार अभी 3 चैप्टर हैं, क्लासेस है, फिर आपका कंस्ट्रक्टर, स्ट्रक्चर और इनहेरिटेंस। तो ये तीनों अगर आप कर लोगे तो आपके मेजॉरिटी मार्क्स इसमें ही हैं। तो क्लासेस से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको क्लासेस नहीं आया तो आप कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनना यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस यार बेसिक पता है हमें क्या होता है। क्लासेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ C++। तो क्लासेस क्या होती हैं? क्लासेस का बेसिक आपको पता ही है, क्लासेस होती क्या है। तो क्लासेस जो था वो C++ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि बहुत सारी यूजेस इसी से है। और C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस की मदद से ही बनी है। तो पहले C++ से पहले C हुआ करती थी, जस्ट C। तो C के अंदर जो है हमारी क्लासेस नहीं थी। तो जब C के अंदर क्लासेस जोड़ दी गई तो इट वॉज एन प्लस फीचर, एक प्लस फीचर था C के लिए, तो उसको C++ बना दिया। अ क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा डिस्क्राइबिंग एन एंटिटी एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर। तो क्लास क्या करता है? बाइंडिंग ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? इनकैप्सुलेशन की। तो क्लास ही हमारा एक इनकैप्सुलेशन का एप्लीकेशन है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन कैसे है वो भी हम देखेंगे। तो एग्जांपल, एक क्लास स्टूडेंट बना रखी है यहाँ पर, जिसमें मार्क्स स्टोर्ड है, नेम है, और नेम हमारा कैरेक्टर है। कैरेक्टर की स्ट्रिंग बना रखी है नेम, जहाँ तक हम 20 का तक स्टोर कर सकते हैं। एक इंट ले रखा है हमने मार्क्स के लिए, और शो डेटा, वाइड शो डेटा हमारा एक फंक्शन है जो डेटा दिखाने के काम आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ क्लास, क्लास के अंदर क्या क्या होता है? क्लास के अंदर होते हैं डेटा मेंबर्स, यानी जितने भी उसके अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। जैसे पीछे हमने नेम बनाया था, ठीक है, और हमने एक फंक्शन बनाया था, तो फंक्शन हमारा हो गया मेंबर फंक्शन, और जो हमने नेम बनाया था हो गया हमारा डेटा मेंबर। डेटा मेंबर, ऑल द वेरिएबल प्रेजेंट इन द क्लास आर नोन एज डेटा मेंबर। मेंबर फंक्शन, ऑल द फंक्शंस प्रेजेंट इन द क्लास आर नोन एज मेंबर फंक्शन। ठीक है, प्राइवेट मेंबर, हम प्राइवेट मेंबर्स भी बनाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे ये था इंट मार्क्स कैर नेम, इसमें से मैं चाहूँ तो इनमें से किसी को प्राइवेट बना सकता हूँ। प्राइवेट बना दूंगा तो क्या होगा? जो वो वेरिएबल है वो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही रह जाएगा, क्लास के बाहर उसको कोई बुला नहीं पाएगा उस वेरिएबल को। तो प्राइवेट हो गया, नाम से पता चल रहा है प्राइवेट हो गया। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर कौन से मेंबर है? जो सिर्फ वो क्लास और उस क्लास के होने वाले जो नीचे के सारे पुत्र पुत्री हैं, जो हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, वो सिर्फ उनको एक्सेसिबल है। और पब्लिक मेंबर, मैं पब्लिक भी बना सकता हूँ, ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस वेरिएबल को क्या बनाना चाहते हैं। और अगर पब्लिक बना दिया तो यानी कि इसका मतलब है कि पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं भी बुलाया जा सकता है। कैसे बुलाना है वो भी देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। और क्लास साइज क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द क्लास इन मेमोरी। तो मेमोरी में जो क्लास है उसने कितना स्पेस ले रखा है। जैसे हमारी जो ये पीछे वाली क्लास स्टूडेंट है, इसका साइज कितना होगा? इंट का साइज हमारा 2 बाइट्स होता है, हमें पता है। और करेक्टर नेम 20, एक करेक्टर का 1 बाइट होता है। यहाँ पर 20 करेक्टर है तो 20 बाइट, तो 20 बाइट और 2 बाइट हमारा 22 बाइट्स इसका साइज हो गया। वाइड शो डेटा, ये फंक्शन का कोई साइज नहीं होता है, इसलिए इसका साइज 22 है इस क्लास का। तो हाउ टू यूज़ क्लास। अब क्लास को यूज़ कैसे करें? मैंने आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब हम क्लास बनाते हैं, जैसे ये जब हमने उस वक्त स्ट्रक्चर बनाया था, अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ तो ये क्लास बनी नहीं है। ये क्या है कि क्लास जब बनेगी वो ऐसी दिखेगी। ठीक है, ये क्लास बनी नहीं है, ये उसकी डेफिनेशन है कि ऐसे दिखेगी। जब स्ट्रक्चर बनाया था तो स्ट्रक्चर वैसा बना नहीं था, वो स्ट्रक्चर वैसा दिखेगा। और वो स्ट्रक्चर बनता कब है? जब उसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेम गोज विद क्लास, क्लास और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई फैमिली, उसके अंदर इंट मेंबर कैर नेम्स वाइड शो मेल्स। ठीक है, तो ये हमारी क्लास ऐसी दिखेगी। अब इसके ऑब्जेक्ट बना दिए, फॉर एग्जांपल फैमिली गुप्ता जी अग्रवाल। ठीक है, तो फैमिली दिखेगी कैसी? फैमिली के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, उनके नेम्स होंगे, हमारा एक फंक्शन फॉर एग्जांपल शो मेल्स की, उसमें कितने मेल्स हैं। ठीक है, फैमिली ऐसी दिखेगी। और फैमिली है कब? जैसे हमने कुछ नाम दे दिए गुप्ता जी अग्रवाल, तो जितने भी गुप्ता जी और अग्रवाल हैं। ठीक है, an object is an entity which has some properties, characteristic and behavior associated with a class। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है, एंटिटी वही जिसके अंदर सारी चीज़ें बैंडेड हैं, और इसके अंदर जो हमने क्लास डिफाइन करी है उसकी सारी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो हमने क्लास बताया था कि ऐसी दिखेगी, और अब जो क्लास बनी है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट स्टेट ऑफ अ क्लास। इन दोनों में से आप कोई सी भी लिख दो, आई प्रेफर आप दोनों लिख के आओ। ठीक है, तो ये क्लास बन गई और उसके ऑब्जेक्ट है ये गुप्ता जी और अग्रवाल। ये जो नीचे ऑब्जेक्ट के नाम है ये हम कैसे बना सकते हैं? जो हमने वैलिडिटी ऑफ आइडेंटिफायर्स पढ़ा था उन रूल्स के दायरे में। प्रोग्राम टाइम, तो क्लास बेसिक है यार, आपने 11वीं में पढ़ी हुई थी, तो एक बार बेसिक प्रोग्राम्स इनके कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम यूज ऑफ क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को यूज़ करके
तो मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हमारी सबसे प्यारी दुलारी iostream.h को कर देता हूँ इंक्लूड, फिर conio.h क्लियर स्क्रीन और हमारा गेट ch के लिए। अब मैं बनाता हूँ क्लास क्या बनानी है, स्टूडेंट बनानी है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनी। अब स्टूडेंट का क्या क्या डेटा हो सकता है, अब आपको पता है क्लास के अंदर मैं कितने भी किसी भी टाइप के डेटा रख सकता हूँ, क्योंकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इसके अंदर मैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप भी भर सकता हूँ, डिराइव डेटा टाइप भी भर सकता हूँ, और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी भर सकता हूँ। मैं क्लास के अंदर क्लास भी बनाऊंगा अभी आने वाले स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, क्लास स्टूडेंट इसके अंदर पहले प्राइवेट बनाते हैं। तो अगर मेरे को कोई ऐसा डेटा बनाना है जो बाहर किसी को एक्सेसिबल ना हो, सिर्फ इस क्लास को एक्सेसिबल हो, तो मैं लिख दूंगा प्राइवेट और आगे कॉलन। तो इसके नीचे अब जितना भी डेटा जाएगा वो सारा सिर्फ इस क्लास को एक्सेसिबल होगा। तो स्टूडेंट का प्राइवेट डेटा क्या हो सकता है यार, स्टूडेंट का प्राइवेट डेटा हो सकता है हमारा उसका रोल नंबर, इंट रोल नंबर, उसका नेम। हम नहीं चाहते कि ये लीक हो, और नेम का कुछ साइज दे देते हैं कि अप टू 20 लेटर्स का नेम हो सकता है। ठीक है, उसका क्या ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, मोबाइल नंबर 10। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा जो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के होने वाले पुत्र और पुत्री, यानी इससे जो इनहेरिट क्लास होंगी उसमें हो, तो उसको मैं प्रोटेक्टेड बना दूंगा। लेकिन अभी हमने इनहेरिटेंस पढ़ी नहीं है, इनहेरिटेंस हमको 6 चैप्टर में पढ़नी है, तो इसको प्रोटेक्टेड को भी हम हटाते हैं, सीधा पब्लिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट के नीचे अब जितने आएंगे वो सारे प्राइवेट बनते जाएंगे। तो अब मैं पब्लिक लगा दूंगा, तो पब्लिक के नीचे जितने आएंगे पब्लिक, इसके नीचे जितने आएंगे अब ये सारे पब्लिक होते जाएंगे। तो पब्लिक डेटा मेरे को क्या चाहिए, पब्लिक मेरे को कोई डेटा नहीं चाहिए, पब्लिक मेरे को फंक्शंस चाहिए। फॉर एग्जांपल वॉइड शो डेटा, ये क्या करेगा, ये सारा डेटा शो कर देगा। ठीक है, डेटा को एक्सेस नहीं मिली, अगर मैं इन सबको पब्लिक कर दिया तो कोई इनको छेड़ सकता था आकर, तो ताकि कोई आकर इनमें एडिशन ना कर दे, इनको एडिट ना कर दे, इसको मैंने प्राइवेट रखा। और इनको दिखाने के लिए मैंने एक पब्लिक बनाया था फंक्शन, क्योंकि अगर सब प्राइवेट रख दिया तो फिर क्लास तो बिल्कुल ही एकदम ही प्राइवेट हो गई, कोई बाहर से उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने पब्लिक डेटा बनाया, पब्लिक शो डेटा बनाया है हमारा फंक्शन। तो शो डेटा क्या करेगा, ये तीनों के तीनों डेटा दिखा देगा। तो सी आउट नेम, अब आप देखोगे तो ये रियल लाइफ से काफ़ी मैच कर रहा है। एक स्टूडेंट का नेम, मोबाइल, रोल नंबर, ये सब तो रियल लाइफ में चलता रहता है। मान लो आप कोई स्कूल का प्रोग्राम बना रहे हो जिसके अंदर हर बच्चे की अटेंडेंस स्टोर हो रही है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोब नंबर। ठीक है, और लास्ट में उसका रोल नंबर कितना है, यहाँ पर हम उसका रोल नंबर दिखा देंगे। ठीक है, शो डेटा ने कर दिया। एक मैं बना देता हूँ गेट डेटा, जो क्या काम करेगा, इन सब डेटा को इसके अंदर लाके डालेगा। तो मैं एक बना देता हूँ गेट डेटा। ठीक है, अगर मैंने डायरेक्ट एक्सेस दे दी तो फिर सिक्योरिटी नहीं रहेगी, वो प्राइवेट ही नहीं रहे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस दे दी तो। इसलिए प्राइवेट मेंबर को हम एडिट और दिखा कैसे रहे, पब्लिक फंक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी इन, पहले नेम ले लेते हैं, फिर सी इन रोल नंबर ले लेते हैं, सी इन हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं। और इसको थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाना है तो मैं यहाँ पर सबके आगे सी आउट स्टेटमेंट्स लगा देता हूँ, लाइक प्लीज़ एंटर योर नेम, जैसा एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो हम अपना नेम डालेंगे इसके अंदर, नेम सी इन हो गया। अब एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी, अगर नेम, अगर स्पेस है नेम के अंदर तो सीन उसको कैच नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, गेट एस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गेट एस नेम, गेट एस या फिर गेट स्ट्रिंग। और गेट एस के लिए हेडर फाइल भी लगती है, तो मैं हेडर फाइल लगा देता हूँ, कौन सी, stdio.h। ठीक है, वापस नीचे आते हैं, अपना नेम आ गया। इसके बाद लिख देते हैं सी आउट एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर। तो स्टूडेंट ने अपना रोल नंबर डाला, उसके बाद सी आउट एंटर योर मोबाइल नंबर। तो इससे मोबाइल नंबर एंटर हो गया। उसके बाद हम एक सी आउट करा सकते हैं, ओके डेटा एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर की तरह दिख रहा होगा आपको कि पहले एक डेटा आया, वो हमने सीन करा लिया, स्टोर करा लिया, दूसरा तीसरा डेटा स्टोर करा लिया। जब हम दिखा रहे हैं तो ऐसे प्रॉपर दिखा रहे हैं, नेम, मोबाइल, रोल नंबर। तो ये हमारी क्लास ऐसी दिखेगी, ये अभी बनी नहीं है, ये क्लास ऐसी दिखेगी। तो
इस क्लास को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स या तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, तो जैसे कोई स्टूडेंट पहला है मैं उसको ऑब्जेक्ट यहीं बना देता हूँ। तो कोई स्टूडेंट का नाम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है पंकज नाम का, तो उसका मैंने यहीं पर ऑब्जेक्ट बना दिया। और ऑब्जेक्ट मैं बाहर भी बना सकता हूँ जैसे अलग से यहाँ, लेकिन ये तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सबसे ऊपर बना हुआ है। तो बाहर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास का नाम फिर उसके ऑब्जेक्ट। तो जैसे कोई और स्टूडेंट हम ले लेते हैं जिसका नाम है फॉर एग्जांपल अमित, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं वॉइड मेन के अंदर भी ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। कैसे, तो मैंने यहाँ पे करा स्टूडेंट और फिर उसके आगे जो भी मेरे को आइडेंटिफायर देना है उसका नाम देना है। तो मैं ले लेता हूँ कोई भी नाम, अब नाम नहीं आ रही दिमाग में, तो XYZ मान लो, ठीक है, स्टूडेंट XYZ। तो अब हमारे 3 ऑब्जेक्ट हो गए, एक ही हमने जो उसी वक्त बना दिया था और यहाँ पर सेमीकोलन लगता है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तब भी यहाँ पर सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये बाहर बना हुआ है, और ये लोकल ऑब्जेक्ट हो गया जो सिर्फ इस मेन तक ही रहेगा, स्टूडेंट XYZ, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा, अब मेरे को जैसे कि मैं रोल नंबर को बुलाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बुलाऊंगा, हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कैसे करते हैं ये देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे करते हैं, XYZ। अब मेरे को इस स्टूडेंट XYZ का रोल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, XYZ का रोल नंबर लिखने के मैं लिखूँगा डॉट रोल नंबर, ये अपने स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा, और इसको मैं सी आउट कराने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या एरर आएगा, आप समझ गए होंगे जिन्होंने अभी ध्यान से देखा इसको, क्या एरर आएगा, जो रोल नंबर है उसको हमने प्राइवेट करा था, तो इसका क्या मतलब है, उसको क्लास के बाहर बुलाया नहीं जा सकता। तो यानी यहाँ पर ही एरर देगा क्योंकि हम एक प्राइवेट मेंबर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ क्लास एक्सेस कर सकती है उसको मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एरर दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट तो इनमें तीनों में से कोई सा नहीं आएगा, ना रोल नंबर आ सकता, ना नेम, ना मोबाइल नंबर। तो मैं यहाँ पर पब्लिक किसी को बुलाने की कोशिश करता हूँ। पब्लिक में हमने 2 फंक्शन बना रखे हैं, शो डेटा और गेट डेटा। तो पहले गेट डेटा कर देता हूँ क्योंकि जब डेटा आएगा जब भी तो उसको शो करा पाएंगे। गेट डेटा हो गया, ठीक है। तो ये गेट डेटा सी आउट नहीं होगा क्योंकि गेट डेटा तो खुद ही अपना पूरा काम कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, रिटर्न नहीं कर रहा। तो गेट डेटा हो गया, सारा का सारा ने डेटा गैदर कर लिया XYZ के अंदर। जैसे मैं अमित का भी डेटा लेना चाहता हूँ, अमित डॉट गेट डेटा, अमित के अंदर भी डेटा आ गया, अमित का डेटा आ गया। पंकज का डेटा आना चाहिए, पंकज डॉट गेट डेटा, तीनों के डेटा आ गए। अब मैं किसी का डेटा शो कराना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, अगर XYZ का डेटा शो कराना है तो XYZ ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसका पब्लिक, कोई भी पब्लिक होना चाहिए, तो शो डेटा कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से XYZ का डेटा शो हो जाएगा, जो भी हमने यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ पर शो कर देगा। जो हमने गेट डेटा में वैल्यूज़ डाली थी वो यहाँ शो हो जाएंगी। अब मेरे को किसी और का शो करना है तो मैं किसी और का यहीं से शो करा सकता हूँ, शो डेटा, ठीक है। तो बेसिक क्लासेस ऐसे वर्क करती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे चलते हैं ये हमारा भी बेसिक है, अभी थोड़ा सा और इसमें देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम ऑन हाउ टू यूज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे यूज करने मैंने बता दिया डॉट लगा के। तो सेकंड भी आपका इसमें इंक्लूड हो गया। थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ आउटसाइड क्लास डेफिनेशन एंड इनसाइड क्लास डेफिनेशन। तो ये क्या चीज़ें हैं देखते हैं, ज़्यादा देर का नहीं है, ये छोटा सा है, उसी के अंदर हम एडिट कर देंगे। तो मैं लगाता हूँ टेक्स्ट एडिटर, उसमें चेक करते हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर खोल रखा है। तो जो ये हमने फंक्शन बनाए दोनों के दोनों, ये जो है ये क्लास के अंदर डिफाइंड है, ठीक है ना, क्लास के अंदर डिफाइंड है। तो ये हो गई हमारी इनसाइड क्लास डेफिनेशन। अगर मेरे को आउटसाइड क्लास डेफिनेशन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐसा एक फंक्शन आने वाला है और इस पूरी की पूरी डिक्लेरेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। शो डेटा है, शो डेटा मैंने बता दिया कि एक क्लास के अंदर ऐसा फंक्शन होगा और उसकी जो डेफिनेशन है कि उसके अंदर क्या है वो मैं बाहर करूँगा। सेम मैंने क्या करा, गेट डेटा के साथ करा, गेट डेटा का बाद में करते हैं, ठीक है। शो डेटा का जो डेटा है, शो डेटा का जो हमारी डेफिनेशन है वो हम क्लास के बाहर करेंगे। तो जब हम नॉर्मली करते थे तब कैसे करते थे, जब हम नॉर्मल फंक्शन बनाते थे, कभी मेन के ऊपर हमने फंक्शन बना दिया जैसे वॉइड ऐड ऐड, इसको हम यही करते थे सिर्फ सेमीकोलन लगा के, और वॉइड ऐड की जो डेफिनेशन है कि वॉइड ऐड अंदर से कैसा है उसको हम यहाँ डिक्लेयर कर देते थे, यहाँ डिफाइन कर देते थे जो भी है, ठीक है। तो सेम हमें यही करना है, हमने क्लास के अंदर बता दिया कैसा दिखेगा, उसको क्लास के बाहर हम डिफाइन कर देंगे पूरा। तो वॉइड शो डेटा, अब इसको डिफाइन कर देंगे कि अंदर से पूरा कैसा दिखेगा। सर हमने डेटा इसके अंदर कॉपी कर दिया। अब इसमें एक दिक्कत क्या है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते नॉर्मली, हमें ये बताना पड़ेगा ये शो डेटा, जैसे कि मैंने बताया था लोकल और ग्लोबल होते हैं,
तो ये शो डेटा जो है तो सिर्फ क्लास का लोकल होना चाहिए था, है ना। तो अब इसमें कुछ गलती है, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया था कि स्कोप होता है हर वेरिएबल का, वैसे ही इस फंक्शन का भी कुछ स्कोप है। जैसे ये शो डेटा लिखा हुआ है, ये इस क्लास के अंदर ही अवेलेबल होना चाहिए। मान लो अगर ये क्लास ना होती, सिर्फ इतना होता, तो एक तरह से शो डेटा एक नया फंक्शन होता, ठीक है। ये इस क्लास से बिलोंग नहीं करता, तो मेरे को कुछ तो बताना पड़ेगा कि ये शो डेटा कोई नया शो डेटा नहीं है, वो क्लास वाला ही शो डेटा है। तो मैं यहीं पर बता दूंगा कि ये शो डेटा कोई नया नहीं है, ये क्लास वाला ही है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे। शो डेटा से पहले हम बता देंगे कि ये किससे बिलोंग करता है। इसके लिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर याद करना पड़ेगा। जब ग्लोबल होता तो हम ऐसे लगा देते थे, ये दो लगा के, और जो भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसके आगे लिख देते थे, जैसे हमने ग्लोबल का एक क्वेश्चन करा था वैसा। तो जब हम पीछे कुछ नहीं लगाते तो ये ग्लोबल होता है। अगर मैं पीछे कुछ लगा दूं तो वो लोकेशन बता देगा उसकी। कैसे, मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा वॉइड शो डेटा किसका, क्लास स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का शो डेटा, ठीक है। अगर मैं इसको खाली छोड़ता था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को, तो वो ग्लोबल को पॉइंट करता था, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा है। तो पता चल गया है हमारे कंपाइलर को कि ये जो शो डेटा है ये स्टूडेंट क्लास वाला शो डेटा है, ये वाला शो डेटा है, और उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हो रखी है। तो ये हो गई हमारी आउटसाइड क्लास डेफिनेशन, और ये हो रखी है हमारी इनसाइड क्लास डेफिनेशन। आउटसाइड क्लास डेफिनेशन और इनसाइड क्लास डेफिनेशन में क्या अंतर है, जब हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक ही क्लास के अंदर, तब अगर मैं सारे फंक्शंस को हेड डिक्लेयर करने पड़ूंगा, और फंक्शन बड़े भी होंगे अगर बड़ा प्रोग्राम है तो, और इतने बड़े बड़े फंक्शंस, मान लो 10 फंक्शन है काफ़ी बड़े बड़े, तो क्लास इतनी बड़ी हो जाएगी, तो क्लास की जो रीडेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, बड़े बड़े फंक्शन लिखने की जगह सिर्फ उन फंक्शंस के नाम लिख दूंगा। यहाँ पर 10 फंक्शन के नाम लिख दिए, क्लास छोटी सी रही, और हर फंक्शन को बाहर जाके डिफाइन करते गए। एक तो ये हो गया। और मेन जो डिफरेंस है इनका आउटसाइड और इनसाइड डेफिनेशन का ये है, जब मैं इनसाइड डिफाइन करता हूँ किसी भी फंक्शन को, तो वो ऑलरेडी इनलाइन बनकर आता है। तो जो ये वाला फंक्शन है ऑलरेडी इनलाइन है। अब इनलाइन क्या होता है, इनलाइन आपको समझना पड़ेगा। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कंपाइलर के अंदर पहले ही आ जाता है। कंपाइलर के अंदर पहले ही आना मतलब, जैसे हमारा कंपाइलर आएगा इस प्रोग्राम को पढ़ेगा, पहले वो हेडर फाइल इंक्लूड कर लेगा, तीनों इंक्लूड लगा रखा है हमने, कर ली। फिर वो देखेगा क्लास स्टूडेंट बन रही है, क्लास स्टूडेंट प्राइवेट है, ये उसके अभी बनेगी नहीं, उसको सिर्फ पता है कि ऐसी बनेगी। वर्ड शो डेटा होगा, गेट डेटा ये रहा ये। अब जब वो इस शो डेटा को पढ़ेगा तो क्या करेगा, इस शो डेटा का जो कोड है जो यहाँ स्टोर है उसका एड्रेस रख लेगा अपने पास, ठीक है। तो जब इस कोड की जरूरत पड़ेगी तो उस एड्रेस पे जाके फिर इस कोड को पढ़ना चालू करेगा। लेकिन जब वो यहाँ आएगा तब क्या होगा, ये इनलाइन है। इनलाइन मतलब क्या करेगा, वो इसको पढ़ेगा तो इस कोड का एड्रेस स्टोर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर उसने इस कोड का एड्रेस देख लिया था, और जब इस फंक्शन को बुलाने की बारी आएगी रन टाइम में, तो वो इस एड्रेस पे जाकर इस कोड को बुलाएगा। लेकिन जब इनलाइन है तो वो इस कोड का एड्रेस स्टोर करने की जगह पूरा का पूरा कोड ही स्टोर कर लेगा। तो इससे हमारा जो थोड़ा सा कोड है वो फास्ट हो जाएगा। इनलाइन फंक्शन हमारा इसलिए थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन ये थोड़ा सा फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि एड्रेस स्टोर होने की जगह पूरा कोड स्टोर है। तो रन टाइम में वो एड्रेस पहले देखेगा, एड्रेस क्या है, फिर एड्रेस पे जाके कोड रन करेगा। इससे बेटर क्या है, एड्रेस नहीं सीधा कोड ही लिखा हो, सीधा कोड रन करने लग जाएगा, तो थोड़ा फास्ट है। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। अब कंपाइलर की भी कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है वो कोड पूरा का पूरा स्टोर कराए तो तुम पूरी पूरी राम कथा लिख दो उसके अंदर। थोड़ा छोटा कोड होगा जब ही वो इनलाइन बना पाओगे। बहुत बड़ा कोड है तो उसको इनलाइन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर इनलाइन बना भी दोगे तो कंपाइलर थोड़ा ढीठ है, वो तुम्हें इग्नोर करके निकल जाएगा। तुम बोलोगे कि बहुत बड़ा कोड लिख दिया तुमने, बहुत बड़ा प्रोग्राम बना दिया, और उस फंक्शन को तुमने कर दिया इनलाइन, तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा, वो मानेगा ही नहीं कि इनलाइन है, क्योंकि इतना बड़ा उसको स्टोर करने में तो मेमोरी भर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इनलाइन होता है। तो जो हम इनसाइड डिफाइन करेंगे वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होगा। इनलाइन हम बाहर भी बना सकते हैं, जैसे अगर कोई भी हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, जैसे हमने बनाया वॉइड ऐड, इसको हम इनलाइन बना सकते हैं। बस स्टार्टिंग में एक इनलाइन लगाना है। बस शर्त क्या है कि ये छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कर दोगे तो फिर इनलाइन लगा तो रहेगा, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इनलाइन वाला काम ही नहीं करेगा, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो हमने क्लासेस पढ़ ली कि क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम पब्लिक मेंबर्स को बुला सकते हैं, प्राइवेट को नहीं बुला सकते, ना प्रोटेक्टेड को बुला सकते हैं। प्रोटेक्टेड का क्या फंडा है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पब्लिक को कैसे बुलाते हैं ऑब्जेक्ट से वो हमने देख लिया। कैसे हम इनसाइड क्लास डेफिनेशन कर सकते हैं, कैसे हम आउटसाइड क्लास डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लास की ज़रूरत क्या है आखिरकार, क्यों हम क्लास पढ़ रहे हैं, क्यों क्लास की ज़रूरत पड़ रही है हमें। तो नीड फॉर क्लास क्या है, अपग्रेडेशन इज़ ईजी टू डू। हमने जैसे देखा अपग्रेडेशन ईजी होती है, ये क्यों होती है, इनहेरिटेंस में मैंने जैसे बताया था आपको 2 क्लास हैं, ठीक है। मेन क्लास में हमें एक्सेस देने की जगह हम क्या करेंगे, एक सब क्लास बना लेंगे उसकी, एक नीचे उसका पुत्र बना लेंगे या फिर पुत्री, ठीक है। और उसके अंदर क्या करेंगे, उसका जो सारा का सारा डाटा है वो इसके अंदर आ जाएगा। और सारा नहीं आएगा, कुछ ही आएगा, नहीं तो सारा आ गया तो फिर अगेन सिक्योरिटी का लॉस हो गया। सो देखते हैं क्या है नीड फॉर क्लासेस, क्यों चाहिए क्लासेस हमें।
अपग्रेडेशन इज़ ईजी टू डू। तो अपग्रेडेशन ईजी होती है, जैसे हमने देखा था इनहेरिटेंस में। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर हमें एक क्लास से दूसरी क्लास में डेटा चाहिए होता है, हम मेन क्लास की एक्सेस नहीं देते, वो सिक्योरिटी ब्रीच का इशू। एंड थिंग्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे हमने भी प्रोग्राम करा था शो डेटा गेट डेटा, देखा था कितने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज था। कोई उसको अगर खुद पढ़ेगा तो भी उसको ईजिली समझ आ जाएगा, काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। डेटा इज मैनेज प्रॉपरली, डेटा प्रॉपरली मैनेज था। जैसे हमने 3 स्टूडेंट लिए थे, हम 3 स्टूडेंट का डेटा इजीली ले पा रहे थे, इजीली जब मर्जी उसको प्रिंट करा पा रहे थे। तो डेटा जो है अच्छे से मैनेज्ड है। और क्लासेस आर मच प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको एग्जांपल देता ही रहता हूँ कैसे ये रियल लाइफ सॉफ्टवेयर को काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करती हैं। ठीक है, तो क्लासेस से हम रियल लाइफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे भी हमने एक छोटा सा देखा था स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला, 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अभी तो हमने बस उसके अंदर एक ऐड डेटा और शो डेटा का बनाया था। बाद में हम मॉडिफाइड डेटा, ऐड बुक, जैसे लाइब्रेरी का अगर बनाए थे, कौन सी उसने बुक ली है, कब उसने बुक ली, कब उसने बुक वापस दी, कितना फाइन बना, ये सारा हम क्लासेस के अंदर बना सकते हैं। तो रियल लाइफ सॉफ्टवेयर क्लासेस के थ्रू ही बनते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसलिए जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखोगे ना, वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज पे होंगे। स्ट्रक्चर वर्सेस क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर और क्लास का डिफरेंस आता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, किसी में भी आ सकता है। तो होता क्या है, स्ट्रक्चर और क्लास दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर, बस एक चीज़ का फ़र्क है। पहला क्या है कि स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट से बनाते हैं और क्लास को क्लास से बनाते हैं। ये तो चलो सिंपल बेसिक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो मैं एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना रहा हूँ और मैं एक क्लास स्टूडेंट भी बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक क्लास स्टूडेंट बना लिया। तो बेसिक डिफरेंस कहाँ आता है, तो मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इंट डेटा, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सपोज एस। मैं सेम चीज़ यहाँ करता हूँ इंट डेटा। ऑलमोस्ट अभी भी सिमिलर चल रही है, पहला डिफरेंस तो है ही। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं कहाँ आएगा, एस। अब मैं प्रोग्राम के अंदर, हमारा मेन फंक्शन है वाइड मेन, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ट्राई करता हूँ एस डॉट डेटा इक्वल्स टू 5, और सेम चीज़ मैं इधर ट्राई करता हूँ वाइड मेन एस डॉट डेटा इक्वल्स टू 5, तो इसमें तो ये चल जाएगा, क्लासेस में नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो आप में से काफ़ी ऑलरेडी रीज़न समझ गए होंगे क्या रीज़न है इसका, बाकी मैं फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, स्ट्रक्चर में जो डिफ़ॉल्ट मोड है, मोड समझ आ रहा है, जो हमने प्राइवेट और पब्लिक करे थे वो मोड होते हैं हमारे, उनको हम बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस, एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर्स जो एक्सेस को, एक्सेसिबिलिटी को, कि कहाँ से उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको स्पेसिफाई करे, वो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जिसमें से भी हमने पब्लिक और प्राइवेट देख लिया कैसे वर्क करते हैं। तो स्ट्रक्ट के अंदर अगर मैं कुछ ना लिखूँ ना, यहाँ पर ना मैंने पब्लिक लिखा ना प्राइवेट, तो उसका मतलब है कि ये पब्लिक ही है। कुछ ना लिखने का मतलब यहाँ पर होता है पब्लिक, और अगर मैं यहाँ कुछ ना लिखूँ तो इसका मतलब है प्राइवेट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें हम स्ट्रक्ट लिखते हैं और इसके अंदर हम क्लास लिखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है, डिफ़ॉल्ट मोड है इसमें एक्सेसिंग का, वो पब्लिक है, और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो हमारा प्राइवेट होता है। तो यही 2 डिफरेंस आपके क्लास और स्ट्रक्चर के हैं। अब कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि क्लास जो होती है वो इनहेरिट की जा सकती है, स्ट्रक्चर आपकी इनहेरिट नहीं किए जा सकते, लेकिन ये डिपेंड करता है बुक टू बुक। जो हमारी CBSE की बुक है उसके अंदर दिया गया है कि स्ट्रक्चर भी इनहेरिट किए जाते हैं, तो हम यही मान के चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका ग्लोबल क्लास एंड लोकल क्लास। तो ग्लोबल क्लास और लोकल क्लास क्या होती हैं, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। ग्लोबल हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है ऐसे ही। तो ग्लोबल क्लास कौन सी क्लास होगी, जो सबसे ऊपर बनाई जाएगी, जो जिसको सब एक्सेस कर सकेंगे। और लोकल क्लास कौन सी क्लास होगी, जो किसी फंक्शन के अंदर होगी, जो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस की जा सकती होगी, या किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होगी, उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस की जाएगी, वो हमारी लोकल क्लास होगी। ठीक है, तो ग्लोबल क्लास तो अभी तक जितनी क्लासेस बनाई है वो सारी ग्लोबली बनाई थी, देखा नहीं था सबसे ऊपर हमने क्लास बनाई थी। तो एक लोकल क्लास भी बना लेते हैं। लोकल क्लास कैसे बनेगी, हम उस वाले प्रोग्राम पे चलते हैं ज़रा, आपने जो हमने करा था। ठीक है, तो मैं इसमें से ज़रा थोड़ी सी फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ। ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, इनलाइन आपको समझ आ गया था, ये हमने आउटसाइड करा, और यहाँ पर हमने कुछ शो डेटा कर रखा है, ये स्पेसेस हट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप जैसे देख सकते हो अभी आपकी ग्लोबल क्लास है, क्यों, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, अब नीचे अगर मेरा मेन फंक्शन है,
मेन फंक्शन के अंदर भी मैं इसको बुला सकता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई और फंक्शन बनाता जैसे मैं वॉइड ऐड को यहाँ पर डिफाइन करने लगूँ और इसके अंदर मेरे को अगर इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पर आ सकता है। स्टूडेंट का मैं कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाया तो उन्हें जैसे अपना नाम का ही बना दिया, ठीक है। तो यहाँ भी इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, कोई एरर नहीं देगा कि स्टूडेंट नाम की कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लोकल क्लास बनाता हूँ। लोकल क्लास क्या होगी, जो एक लोकेलिटी में होगी, जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होगी, या तो वो किसी क्लास के अंदर हो सकती है, या किसी फंक्शन के अंदर हो सकती है, या किसी अलग फंक्शन में हो सकती है, मेन फंक्शन में भी हो सकती है, इस फंक्शन में भी खुद हो सकती है। तो पहले हम एक क्लास बना के देखते हैं इस मेन फंक्शन के अंदर। तो सबसे ऊपर बना लेते हैं, एक नई क्लास बनाई हमने क्लास। अब जैसे स्टूडेंट बना लिया, अब हम बना लेते हैं पेरेंट, ठीक है। पेरेंट का हमें क्या क्या ज़रूरी है, हमें एक पेरेंट का नाम चाहिए, ठीक है, पेरेंट का नाम आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें पेरेंट का मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। एक ज़रूरी और चीज़ क्या चाहिए, पेरेंट के स्टूडेंट का नेम। तो हमें एक स्टूडेंट और पेरेंट के अंदर एक लिंक तो बनाना पड़ेगा ना कि स्टूडेंट के पेरेंट्स के डेटा है, वहाँ पर हमारी इनहेरिटेंस काम आएगी, ठीक है। तो उसको जब के लिए छोड़ दो, कभी बस हम डेटा पे ध्यान देते हैं, हमें क्या क्या डेटा चाहिए। तो नेम 20, मोबाइल नंबर हमारा 10 साइज़ का, और पेरेंट्स का होमवर्क का डेटा रेसेस है, चलो इतने लेके चलते हैं। और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, लेकिन अगर मैं प्राइवेट लिख दूंगा तो भी एक ही बात है, इसको लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट भी प्राइवेट ही होता है हमारा, ठीक है। ये प्राइवेट हो गया। पब्लिक कुछ इसके फंक्शंस बना देते हैं हम, पब्लिक इसके फंक्शन बना दिए, लाइक सिर्फ शो डेटा बना लेते हैं। अब यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसको लिखने में। शो डेटा, अब शो डेटा उसका भी है तो सिर्फ शो बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। शो बना लिया। शो के अंदर क्या होगा, नेम, नेम हमारा नेम, ठीक है। और मोबाइल नंबर ऐसे ही, मोबाइल नंबर, ठीक है, सिंपल। तो अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ। पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट के पेरेंट अमित के पेरेंट बना लेता हूँ। तो अगर आप में से कोई अमित है तो देखते रहो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर ये बना लिया, एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, अमित के पेरेंट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, अमित डॉट शो डेटा, तो क्या ये वर्क करेगा, ये सोचेगा अमित कहाँ है, ये रहा अमित ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका शो डेटा, इसमें तो शो डेटा नाम का वो ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या ये एरर देगा। तो हमें बताना पड़ेगा ये अमित कौन सा वाला है, क्या ये वाला है, क्या ये बाहर ग्लोबल वाला है। समझ आ रहा है, जैसे हमारा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल था, वैसे ही यहाँ पर अभी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन चुका है और एक लोकल ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अगर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब लोकल है, अगर मेरे को ग्लोबल ऑब्जेक्ट बताना है तो मैं क्या करूँगा, ग्लोबल के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दूंगा। तो यह मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट का शो डेटा, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट के अंदर शो डेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैंने एक ये बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया अमित। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन के अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा पेरेंट अब हर्ष, ठीक है। तो क्या ये बन पाएगा, पहली बात तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एक ही ब्लॉक के अंदर दो सेम नाम के आइडेंटिफायर कर दिए, तो इसको सेम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है। अभी अलग नाम हो गए, तो अभी भी एरर दिखाएगा। अब क्यों एरर दिखा रहा है भाई, क्योंकि पेरेंट जो क्लास है ये एक लोकल क्लास है, इसकी लोकेलिटी जो है वो सिर्फ मेन के अंदर है, इसका जो स्कोप है सिर्फ वो मेन के अंदर तक है, मेन के बाहर इसको कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये हमारी एक लोकल क्लास हो गई। ग्लोबल क्लास कौन सी है, ये हमारी ग्लोबल क्लास है जो बाहर डिक्लेयर्ड है। ये हमारी लोकल क्लास है, ये एक लोकेलिटी के अंदर है, ठीक है। तो जैसे हमारी ग्लोबल क्लास और लोकल क्लास है, वैसे ही हमारी ग्लोबल ऑब्जेक्ट और लोकल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कैसे देखा हमने, ये रहा ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपका। लोकल ऑब्जेक्ट कैसा था, ये एक लोकल ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है। जैसे मैं करता हूँ XYZ और इस अमित को, इसको भी के लिए भूल जाओ आप, ठीक है। इस अमित को और इस XYZ को मैं कॉपी करता हूँ। तो ये अमित क्या है, ये है ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लास, क्लियर, ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लास। स्टूडेंट कैसी क्लास है, ग्लोबल क्लास है, और अमित कैसा है, ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल है, ये बाहर है सबसे ऊपर। लेकिन अगर मैं XYZ को देखूँ तो ये क्या है, लोकल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लास। स्टूडेंट क्लास तो ग्लोबल है, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्ट है वो लोकल है, मेन के अंदर है सिर्फ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ बनाता हूँ फॉर एग्जांपल पेरेंट XYZ, तो पेरेंट XYZ क्या है,
ये पेरेंट XYZ क्या है, पहले तो एरर आएगा, क्यों, सेम ब्लॉक के अंदर दो सेम नाम हो गए तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, लेट्स सपोर्ट XYZ1, ठीक है। अब ये क्या है, लोकल ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल क्लास, क्योंकि पेरेंट हमारी एक लोकल क्लास है मेन के अंदर, और ये जो XYZ है ये एक लोकल ऑब्जेक्ट है मेन के अंदर। अगर मैं यहाँ लिखूँ पेरेंट ABC, तो क्या होना चाहिए, ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल क्लास, नहीं, ये एक लोकल क्लास है तो बाहर तो इसको कोई जानता ही नहीं है, बाहर पेरेंट नाम का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके लिए, ठीक है, ये क्लास बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लास पॉसिबल है, ये रहा, लोकल ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल क्लास पॉसिबल है, ये रहा, लोकल ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल क्लास पॉसिबल है, ये रहा, लेकिन ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ लोकल क्लास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोकल को हम बाहर ग्लोबल नहीं ले जा सकते, ग्लोबल को हम लोकल में ला सकते हैं। तो ये आपका कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट और ग्लोबल क्लास, लोकल ऑब्जेक्ट और लोकल क्लास का एग्जांपल था। बाकी अब इनकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है, कौन किसको एक्सेस कर सकता है, किसके ऑब्जेक्ट से हम किसको बुला सकते हैं, वो ज़रा देखते हैं आगे। तो ग्लोबल क्लास की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, लोकल क्लास की ये मैंने बता दिया है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट लोकल ऑब्जेक्ट भी मैंने बता दिया है। वेज टू एक्सेस क्लास, अब एक क्लास को कैसे एक्सेस करा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बाय द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जैसे हमने करा था पहले प्रोग्राम में, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने पब्लिक मेंबर्स को बुलाया था, प्राइवेट को हम नहीं बुला सकते ना, प्रोटेक्टेड को भी नहीं बुला सकते, प्रोटेक्टेड का क्या होता है वो बाद में देखेंगे, पब्लिक को बुला सकते हैं ऑब्जेक्ट से। मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शन तो हमारे क्लास के ही हैं, तो उनको तो पूरी खुली छूट है, वो प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक कुछ हो, क्लास के ही है वो, तो उनको सब एक्सेस करने की इजाज़त है। तो मेंबर फंक्शन, और बाय द यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन, अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या है, रेयर है बट ईजी भी है, ये वाइवा में पूछ लेते हैं कभी टीचर, बस बच्चे को थोड़ा डराने के लिए या फिर थोड़ा सा टफ बनाने के लिए वाइवा। तो देखते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। तो सपोज आपकी एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नॉर्मल अपने फंक्शंस बनाता हूँ, अपने डाटा मेंबर्स बनाता हूँ, एंटी डेटा बना लिया, करेक्टर एक नेम बना लिया, नेम का साइज़ दे दिया कुछ भी 30, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट था, मैं यहाँ पब्लिक बना लेता हूँ। पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बना लिया void शो डेटा, ठीक है, और मैंने ये क्लास को बंद कर दिया। तो अब अगर इसका एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो सिर्फ इस फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा, ये फंक्शन मेंबर फंक्शन है, ये इन दोनों को भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट को। तो मैंने एक ऐसा स्पेशल फंक्शन बनाया इस क्लास का, इस क्लास की प्राइवेसी क्या थी, इस क्लास की प्राइवेसी ये है कि जो इसके अंदर होगा उसको तो सब जानकारी है, लेकिन जो इसके क्लास का बाहर होगा वो इसकी प्राइवेट नॉलेज नहीं रखता, सिर्फ पब्लिक वाली नॉलेज रखता है। तो ऐसे ही अब जैसे आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता है, आपके कुछ प्राइवेट सीक्रेट्स होते हैं, कुछ पब्लिक होते हैं आपके बारे में जो बाकी लोग जानते हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ें होती हैं जो कोई जानता नहीं है, किसी को उन तक एक्सेस नहीं होती, लेकिन आपका एक ऐसा हरामी दोस्त होता है जिसको सब पता होता है आपके बारे में। तो ऐसे ही क्लास का एक फ्रेंड होता है, तो मैंने एक फ्रेंड बनाया, इसका एक फ्रेंड बना दिया एक फंक्शन को, एक नया फंक्शन बना लेते हैं लेट्स से शो नाम का, और इसको बंद कर देते हैं। तो मैंने जो ये शो है, ये वर्ड शो हमारा फंक्शन है, इसको मैंने इस क्लास का दोस्त बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों को, जो खासकर हरामी दोस्त होते हैं, उनको आपकी सारी नॉलेज होती है, उन्हें आपके बारे में सब पता होता है। तो ये जो फ्रेंड है वर्ड शो, इसको इस क्लास की सारी एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, बस इसके आगे फ्रेंड लग गया, तो इसको भी पूरी एक्सेसिबिलिटी थी, इसको भी पूरी एक्सेसिबिलिटी। तो अंतर क्या है, अंतर ये है जब मैं शो डेटा को यहाँ पर डिफाइन करूँगा तो कैसे करूँगा, void स्टूडेंट, मेरे को बताना पड़ेगा ना स्टूडेंट का शो डेटा है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर शो डेटा, और फिर मैं इसको आगे डिफाइन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, ये फ्रेंड है, ये ऑलरेडी दोस्त है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उसका दोस्त हूँ, इसको सब जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं बताना कि ये क्लास से बिलोंग करता है, इसमें सीधा लिख दो void शो, ठीक है। तो अंतर पता चल गया। जब इसको डिफाइन करते हैं तो हमें क्लास का नाम बताना पड़ता है, भाई ये इस क्लास से बिलोंग करता है, ये वो वाला शो डेटा है, ये दोस्त है, घर वाले क्या मोहल्ले वाले तक जानते हैं कि हाँ ये इस घर से बिलोंग करता है, इसका फ्रेंड है, ठीक है। तो आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम लिख दो और इसको डिफाइन करना चालू कर दो, ये अपने आप इससे बिलोंग करने लग जाएगा। और इसके अंदर आप इन्हें एक्सेस भी कर सकते हो, सीधा यहाँ लिख सकते हो डेटा इज गोस टू 30, वैसे ये इनवैलिड है, 5th चैप्टर में देखेंगे क्यों है। तो सी आउट डेटा कर लो, सी आउट डेटा, डेटा कैसा था, प्राइवेट था, और इसने प्राइवेट को एक्सेस कर लिया, भाई दोस्त है, सब पता है, फ़ोन का पासवर्ड तक पता होता है तुम्हारे, ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, ये ठप्पे के साथ अंदर आया है, वो डायरेक्ट अंदर आया है,
तो ये हमारा फ्रेंड फंक्शन होता है। फ्रेंड फंक्शन आप अभी ज़्यादा यूज़ नहीं सीखोगे इसका, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा आगे जाओगे, जब आप ओवरलोडिंग और आगे लेके जाओगे, जब आपको पता चलेगा फ्रेंड फंक्शन का यूज़ क्या होता है। अगला है हमारा नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास हम बना सकते हैं, क्लास के अंदर क्लास कर देंगे बस, और क्या। जैसे नेस्टेड इफ में हमने इफ़ के अंदर इफ़ करा था, तो नेस्टेड क्लास के अंदर हम क्लास के अंदर क्लास कर देंगे। तो देखते हैं क्लास के अंदर क्लास कैसे होती है। तो अपने प्रोग्राम पे चलते हैं जो हमारा चल रहा था। तो ये मैंने खोल लिया टेक्स्ट एडिटर। अब इसमें से मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ऑब्जेक्ट हम दोबारा बना लेंगे। ये सब हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको रहने देते हैं। तो अब एक नेस्टेड क्लास बनानी है, इस क्लास के अंदर क्लास बना देते हैं, ठीक है। अब उस क्लास को पब्लिक बनाए प्राइवेट बनाए वो हमारे ऊपर है। तो एक बार पब्लिक बना लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर और किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? मान लो स्टूडेंट के आई कार्ड की ज़रूरत है हमें। डैश तो नहीं, डैश इनवैलिड हो जाएगा, अंडरस्कोर। एक क्लास आई कार्ड बनाई। आई कार्ड में प्राइवेट डेटा क्या है? आई कार्ड के अंदर प्राइवेट डेटा क्या हो सकता है? मोबाइल नंबर, एड्रेस। तो हम बना लेते हैं करेक्टर एड्रेस, जिसके अंदर एड्रेस का हम मान लेते हैं 100 लेटर का हो सकता है ज़्यादा, और मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर 10 का हमारा, ठीक है। ये हमारे प्राइवेट हो गए। प्राइवेट वैसे डिफ़ॉल्ट भी होता है, अगर ना भी लिखते तो काम चल जाता। हम देख लेते हैं पब्लिक। पब्लिक में हम क्या बना सकते हैं? हम इसको कर लेते हैं सेक्शन, और सेक्शन एक ही करेक्टर का आता है तो एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कर बना लेते हैं अपने कुछ शो की जगह कुछ नया बना लेते हैं, ऐड, एक सबट्रैक्ट बना लेते हैं, ठीक है। हमारी एक छोटी सी क्लास बन गई और यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। अब ये आई कार्ड नाम की क्लास बन गई हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर, ये नेस्टेड क्लास हो गई। तो अब क्या देखना है? एक्सेसिबिलिटी देखनी है। अब मैं आई कार्ड का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर मैं पंकज का इसका सॉरी स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे पंकज ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्या एक्सेसिबिलिटी रहेगी? क्या बाहर वाले इसको हमारी आई कार्ड क्लास को एक्सेस कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया XYZ। तो क्या ये XYZ इस क्लास को एक्सेस कर सकता है? जो हमारी क्लास बनी हुई है आई कार्ड, इसको एक्सेस कर सकता है? तो फिलहाल तो ये पब्लिक है तो एक्सेस कर सकता है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? उसके लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। आई कार्ड का एक ऑब्जेक्ट होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आई कार्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें यहीं पर, लेट्स से ABC, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब मैं ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को बुलाऊंगा और फिर उससे मैं अंदर के मेंबर्स को बुलाऊंगा। देखो कैसे करेंगे। जैसे स्टूडेंट का हमारा XYZ बन गया। अब मान लेते हैं मेरे को इस फंक्शन सबट्रैक्ट को बुलाना है। तो मैं कैसे बुलाऊंगा? इतना कंफर्टेबल हो तो ठीक है। तो मेरा स्टूडेंट XYZ बन चुका है। तो मैं XYZ डॉट XYZ के अंदर मेरे को किसको बुलाना है? XYZ के अंदर मेरे को इस ABC ऑब्जेक्ट को बुलाना है। XYZ डॉट ABC, ABC ऑब्जेक्ट से किसको बुलाना है? सबट्रैक्ट को बुलाना है, सबट्रैक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को बुलाया, फिर उस ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शन को बुलाया, ठीक है। अब अगर इसके अंदर एक और क्लास होगी तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से फिर एक और ऑब्जेक्ट को, फिर उस ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन को बुला लेंगे। लेकिन ये सिर्फ जब ही पॉसिबल है जब ये चीज़ पब्लिक हो। अगर ये क्लास प्राइवेट हो जाएगी तो ये एरर देगा कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि हम XYZ के किसी प्राइवेट चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यहाँ फेल हो जाएगी। अभी ये जो ABC था ये पब्लिक था XYZ का, तो XYZ के पब्लिक को एक्सेस करना पॉसिबल है ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ से हमने XYZ से ABC को बुलाया और ABC से उस फंक्शन को बुला लिया। तो ये एक आपकी नेस्टेड क्लास का एग्जांपल हो गया, नेस्टेड क्लास कैसे होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बुक का स्निपेट लिया है आपके लिए। इसमें क्या है? और स्ट्रीम नेस्टेड लिब नॉर्मल है। एक क्लास आउटर है, बाहर वाली क्लास, और उसके अंदर एक क्लास है इनर। और इनर कैसी है? प्राइवेट क्लास है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करा तो डिफ़ॉल्ट हमारा क्लास में प्राइवेट होता है। क्लास इनर के अंदर एक इंट B है, क्लास इनर के अंदर एक पब्लिक इंट C है, क्लास इनर के अंदर एक हमारा फंक्शन है पब्लिक PRN। और यहाँ पर इनर ये क्या चीज़ है इसको भी भूल जाओ, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है। यहाँ पर फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनर का, ऑब्जेक्ट 1। फिर अब हम क्लास आउटर के पब्लिक पे आ रहे हैं। ये एक हमने प्राइवेट ऑब्जेक्ट बनाया है इनर का, प्राइवेट क्लास का प्राइवेट ऑब्जेक्ट, और इसी में भी एक पब्लिक ऑब्जेक्ट बना लिया इसी इनर का। फिर इस क्लास आउटर का ये फंक्शन है void सेकंड, इसके अंदर हमने कुछ किया, ठीक है। आउटर
इसको ही भूल जाओ क्या चीज़ है, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका। इंट मेन आउटर ए बी, अब मैं आउटर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ए बी, ठीक है, आउटर का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ए बी डॉट सेकेंड, क्या ए बी सेकेंड को बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकते हैं, क्योंकि सेकेंड जो है वो पब्लिक है। ए बी डॉट ओ बी टू डॉट पी आर एन, ए बी के पब्लिक को, ऑब्जेक्ट टू को, उससे हमने बुलाया है पी आर एन को। क्या ऑब्जेक्ट टू पी आर एन को बुला सकता है? बिल्कुल बुला सकता है। ऑब्जेक्ट टू किसका? इनर का, इनर के पब्लिक को, तो इसका ऑब्जेक्ट बुला ही सकता है। तो ये हमने जैसा भी करा था ये वैसा है। लेकिन अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ सर ए बी डॉट ओ बी वन डॉट पी आर एन करने की, तो क्या होगा? तो ए बी हम एक्सेस कर सकते हैं, हमारी ये आउटर क्लास का ए बी हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पर। ए बी डॉट ओ बी वन क्या आउटर का पब्लिक है? नहीं, वो आउटर का प्राइवेट है, तो हम उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ए बी डॉट ओ बी टू तो चल जाएगा, लेकिन ए बी डॉट ओ बी वन नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या दे रखा है। तो हमें एक आउटर क्लास दे रखी है इस बार, क्लास आउटर इंट ए, क्लास इनर दे रखी है बी सी बी इंटू सी, ठीक है। सी आउट ए, ये प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एरर आएगा। क्यों आएगा? ए जो है वो तो आउटर का प्राइवेट है, तो इनर अंदर है यार, वो बाहर कैसे एक्सेस करेगा उसे, ठीक है। अगर उसे बाहर से अंदर एक्सेस करना है, या तो उसे ऑब्जेक्ट चाहिए या कोई मेंबर फंक्शन चाहिए, ठीक है, तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर एरर आएगा। इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया वाइड सेकेंड ऑब्जेक्ट टू डॉट सी इंटू ऑब्जेक्ट वन डॉट सी। अब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू ये एक प्राइवेट है एक पब्लिक है, किसके? आउटर के। तो आउटर के प्राइवेट और पब्लिक हैं, और ये सेकंड किसका फंक्शन है? आउटर का। तो फंक्शन मेंबर फंक्शन को तो पूरी छूट होती है, प्राइवेट को बुलाए पब्लिक को, तो ऑब्जेक्ट टू को भी बुला सकता है जो पब्लिक है, ऑब्जेक्ट वन को भी बुला सकता है जो प्राइवेट है। मेंबर फंक्शन को तो पूरी छूट होती है। सी आउट ए इंटू ए, अब ए जो है वो इसका अगेन खुद का है, तो ये प्राइवेट को भी बुला सकता है। सी आउट बी, ये बी को नहीं बुला पाएगा, क्योंकि बी जो है वो क्लास इनर का प्राइवेट है, ठीक है वो चाहे क्लास इनर इसके अंदर ही, लेकिन है तो प्राइवेट इनर का भी। अगर हमें क्लास इनर के अंदर की चीज़ें चाहिए, तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा पहले तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बुलाएंगे, फिर उसको हम अंदर, उसमें भी हम सी और पी आर एन को बुला सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है। प्राइवेट को हम जब भी नहीं बुला सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? या तो फ्रेंड फंक्शन चाहिए, या फिर एक मेंबर फंक्शन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दे रखा है। तो एक क्लास दी हुई है, क्लास आउटर पब्लिक अगेन इंट ए, इसके अंदर पब्लिक क्लास इनर बना दी है, ठीक है। ये इनर का प्राइवेट, इनर का पब्लिक, इनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर ये अगेन आउटर का पब्लिक चल रहा है, आउटर का पब्लिक में एक इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, आउटर का पब्लिक एक फंक्शन बनाया, और ये आउटर का प्राइवेट, इसमें प्राइवेट इन्होंने नीचे बनाया है, आउटर के प्राइवेट में एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ब्रैकेट लगाया, क्लास बंद, आउटर एक्स। अब आउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आउटर तो है या सामने क्लास, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, वैलिड है। आउटर का इनर, ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, आउटर का इनर का वाई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आउटर का इनर का वाई ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, वैलिड है। इनर का जेड, इनर का जी, क्या पॉसिबल है? हम इनर को तो जानते ही नहीं है, हम यहाँ बाहर बैठे हैं, हम इनर को नहीं जानते। हम इनर को जानते हैं जो आउटर के अंदर है, तो हमें ऐसे मेंशन करना पड़ेगा कि आउटर के अंदर वाली इनर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जस्ट इनर अगर बाहर होती तो बन जाता है इनर, लेकिन आउटर के अंदर है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बता सकते इसको। नीचे देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक क्लास आउटर, क्लास इनर पब्लिक, तो ये आउटर की प्राइवेट क्लास है इनर, और ये इनर का पब्लिक है पी आर एन, ठीक है। ये आउटर का प्राइवेट है इंट बी, आउटर का पब्लिक, ये सारा फालतू का दे रखा है। हाँ, तो पी आर एन यहाँ पर ये हम आउटर क्लास डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर तो कर दिया है, जैसे ही लिखा हुआ ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम बाहर करना चाहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना आउटर क्लास डेफिनेशन, तो वैसे हम इसको बाहर करना चाहते हैं। तो अब इसको बाहर कैसे करेंगे? आउटर का होता तो हम डायरेक्ट लिख देते थे वॉइड आउटर का, और जैसे सेकंड है तो हम इसको बाहर डिक्लेयर कर देते। तो अब इनर वाले हो कैसे करेंगे? आउटर का इनर का पी आर एन, तो वॉइड आउटर के इनर का पी आर एन, क्योंकि ये पब्लिक है पी आर एन, अगर ये प्राइवेट होता तो नहीं आ पाता, और प्राइवेट मेंबर फंक्शन हम जनरली बनाते भी नहीं है, ठीक है। तो आउटर के इनर का पी आर एन, और इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यह लिखा हुआ यहाँ प्राइवेट क्लास का पब्लिक मेंबर फंक्शन बुलाए गए। क्लास जो थी वो प्राइवेट थी, एक क्लास की प्राइवेट क्लास थी ये, और उस प्राइवेट क्लास का ये मेंबर फंक्शन था पब्लिक। तो उसको अगर डिफाइन करना है तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, अब ये वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, उससे पहले हम अपनी स्लाइड्स देख लेते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर पूरा पढ़ लिया, अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। मोर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट का देखना है। एज डिफाइन द क्लास इन नॉट यूनिट वाइज, तो जैसे हमने बताया था क्लास जो होती है वो बनती नहीं है जब हम उसको डिफाइन करते हैं। जब हम क्लास लिखते हैं तो वो सिर्फ डिफाइन हो चुकी है, ये क्लास ऐसी दिखने वाली है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब जाके वो क्लास बनती है, ठीक है। बट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शंस आर द सेम। अब मैंने अगर 3 ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे मैंने स्टूडेंट्स बनाए थे 3, पंकज बनाया था और 2 और बनाए थे,
तो उनका जो डेटा था वो तो अलग अलग था, नेम मोबाइल नंबर उनके वो अलग अलग थे, ठीक है। तो डेटा जो उनके मेंबर होते हैं, डेटा मेंबर्स, वो तो अलग अलग ही होते हैं, लेकिन जो मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन का तो एक ही काम था ना, सी आउट कराना, तो वो सेम होता है ताकि बार बार वो मेमोरी ना घेरे। अब एक ही मेंबर फंक्शन है, एक ही उसका काम है, तो मैं 3 ऑब्जेक्ट के लिए 3 मेंबर फंक्शन क्यों रखूँ? तो मेंबर फंक्शन सेम ही रहता है क्योंकि काम ही उसका सेम है तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। सेकंड में लिखा डेटा मेंबर्स आर एलोकेटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मेड, ठीक है। तो डेटा मेंबर जब ऑब्जेक्ट बनता है जब ये एलोकेट कर दिए जाते हैं, और जो मेंबर फंक्शन होते हैं ये जब क्लास हम बनाते हैं जब ये इनिशियलाइज हो जाते हैं, क्योंकि एक ही बार बनने हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेटा मेंबर्स बनेंगे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इंट वगैरह, और जब हम क्लास को डिफाइन कर देंगे मेंबर फंक्शन जो है वो उसी वक्त बन जाएगा क्योंकि वो एक ही बार बनना है, ठीक है। वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहता है। वी कैन ऑल्सो मेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट की एरे भी बना सकते हैं, वो भी आगे देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन, फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट में ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, जैसे हमने इंट पास करा था, कैरेक्टर पास करा था, फ्लोट पास करा था, हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। फंक्शन कैन रिटर्न ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट आ सकता है वैसे फंक्शन से ऑब्जेक्ट निकल भी सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा आपके लिए, ये आपका सिलेबस में पार्ट नहीं है, अगर आपको करना होगा तो आगे प्रोग्राम दिखेगा तो हम करते हैं। स्टैटिक क्लास मेंबर्स, स्टैटिक क्लास मेंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है और वाइवा के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक मेंबर वो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर डेटा मेंबर हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है। जैसे मैंने एक क्लास बनाई, उसके अंदर मान लो एक इंट डेटा बनाया और इसको पब्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक कर लिया। अब मैंने इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए, मान लो A1, A2 और A3, ठीक है। A1 A2 A3 इनके तीनों बना लिए। तो ये जो इंट डेटा है, मैं एक मेंबर फंक्शन भी बना लेता हूँ, मान ले क्लियर हो जाएगा, वॉइड शो बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके 3 ऑब्जेक्ट A1 A2 और A3, ये मतलब बड़ा ही है, ठीक है। तो जो इंट डेटा है ये तो 3 ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगा, A1 के लिए अलग रहेगा, A2 के लिए अलग रहेगा, A3 के लिए अलग रहेगा। और जब ये क्लास बनी होगी, इनिशियलाइज हुई होगी, जब ये क्लास डिफाइन होगी, शो तो जब ही बन गया होगा, ठीक है। तो ये जो इंट डेटा है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग है। अगर मैं इसके आगे स्टैटिक लगा दूं, अगर मैं इसके आगे स्टैटिक लगा दूं, स्टैटिक इंट, तो ये 3 ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो जाएगा। और सेम होने का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं A1 डॉट डेटा, ये मान लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, A1 डॉट डेटा इज गोस टू 10, और उसके बाद मैं सी आउट कराऊँ A2 डॉट डेटा, तो वो भी 10 ही निकल के आएगा क्योंकि वो 3 ऑब्जेक्ट के लिए डेटा की वैल्यू है वो जो सेम रहेगी। तो हमारा स्टैटिक क्लास मेंबर है, ये आपका वाइवा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ज़्यादा ऐसे डायरेक्टली कभी पूछा नहीं जाता। तो इसका यूज़ कब होता है ये हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर में, कि स्टैटिक का जो मेन यूज़ है वो कहाँ है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। एग्जाम्पल इंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिनने के ही काम आता है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होंगे, ऐसे मेंबर फंक्शन जो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज़ करें, वो हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हो गए, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, स्टैटिक क्लास मेंबर वो क्लास मेंबर जिनकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहती है, अभी अभी हमने पढ़ा। व्हाट इज द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स इन क्लास, तो एक्सेस स्पेसिफायर का क्या काम था, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का सिक्योरिटी देना, ठीक है, डेटा को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हेल्प करना। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो करनी ही है यार। व्हाट आर स्टैटिक क्लास मेंबर्स, स्टैटिक क्लास मेंबर्स क्या होते हैं, ऐसे क्लास मेंबर जो अभी पढ़ा हमने जो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं, तो ये आप लिख दोगे। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास, एक्सेस स्पेसिफायर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों यूज़ करते हैं, वही प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक यूज़ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या था, काम की चीज़ें दिखानी है और जो चीज़ें नहीं दिखानी है वो सिक्योर रखनी है अपने पास, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने एक्सेस स्पेसिफायर से और क्या करा, जो डेटा हमें दिखाना था वो हमने पब्लिक कर दिया, वो हमने मेंबर फंक्शंस के थ्रू दिखा दिया, और जो हमें सिक्योर रखना था उसको प्राइवेट करके अपने पास रख लिया, तो एक्सट्रैक्शन ही तो गई, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, डिस्प्ले द स्ट्रिंग, रिवर्स द स्ट्रिंग, कॉपी द स्ट्रिंग इनटू एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये क्लास का क्वेश्चन तो नहीं है वैसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ और वहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडर फाइल, हमारी प्यारी दुलारी iostream.h, ठीक है। अभी हम टर्बो में जाएंगे नहीं, इसको यहीं करेंगे तो कोनियों की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत है तो string.h, ठीक है। हमें string.h लगा ली, लेकिन हमें स्लाइड में क्या बोला था,
विदाउट यूजिंग द बिल्ट इन स्ट्रिंग फंक्शन। तो हमें जो स्ट्रिंग के ऑलरेडी फंक्शन है, देखा जाए तो इन चारों के ऑलरेडी फंक्शन है, रिवर्स करने के, कॉपी करने के, कॉन्केटेनेट करने के। इसका str cpy str ऑलरेडी है, लेकिन हमें बिना उसके खुद से करना है, तो हम खुद से करते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट एच की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें यूज़ ही नहीं करना। हम यूज़ करेंगे stdio.h क्योंकि हमें गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। मेन फंक्शन बना लिया, मानी नहीं मेन, ठीक है मेन बना लिया। अब क्या करते हैं, स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग कैसे बनेगी, कैरेक्टर की, कैरेक्टर st नाम दे देते हैं इसका, और इसकी लेंथ दे देते हैं लेट्स सपोज 20, ठीक है। और इसका कुछ दे देते हैं, क्या दें, क्या हाल है बेडू, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं 30। तो हमें फंक्शंस लिखने, हमें ऐसे प्रोसेस लिखने, फंक्शन में ना करें, हम डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। पहले तो डिस्प्ले द स्ट्रिंग, पहला हमारा डिस्प्ले स्ट्रिंग करने का है, फिर हमारा रिवर्स करना है इसको। तो डिस्प्ले करने का तो सिंपल है, डायरेक्ट सी आउट एस टी कर दो आप, हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इसकी लेंथ है, तो strlen, लेकिन strlen हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा फिर स्ट्रिंग का जो ऑलरेडी बने हुए बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ हो जाएगा, तो हमें इसकी लेंथ भी खुद ही निकालनी पड़ेगी। अब इसकी लेंथ कैसे निकालें, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, ये कट है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो, वाइल sti इज नॉट इक्वल टू, एक चीज़ बताई थी मैंने कि स्ट्रिंग के एंड में क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस। जब तक एस्केप सीक्वेंस ना आ जाए तब तक हमारा लूप चलता रहे। तो आई प्लस प्लस कराते जाएंगे पहले, और यहाँ पर प्लस कराने से पहले इसको सी आउट कराते जाएंगे एक एक करेक्टर को। तो एस ऑफ आई, ये एस टी है, एस टी ऑफ आई। आई हमारा क्या है, आई को बताना पड़ेगा आई क्या है, तो इंट है एक आई जो 0 से स्टार्ट होगा, वो बढ़ते बढ़ते जब तक जाएगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो ये डिस्प्ले का हो गया। अब रिवर्स करानी है, रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्स कराने के लिए हम एक नई स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका साइज़ भी 30 होगा, st2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फर्स्ट इसका लास्ट ऐसे चलना है ना हमें, तो पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ से। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैरेक्टर सॉरी इंट ले लेता हूँ लेंथ के लिए, लेंथ इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लेंथ को भी प्लस प्लस कराता जाता हूँ, तो एंड में लेंथ तक पहुँच ही जाएंगे हम। अगर 20 कैरेक्टर है तो ये प्लस प्लस होते 20 हो जाएगी, तो हमें लेंथ मिल गई, तो मैं लेंथ को यहाँ पर प्लस प्लस करा लेता हूँ, ठीक है, लेंथ भी मिल गई हमें। अब रिवर्स कराना है, तो अगेन वाइल सेम लूप हमारा चलेगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वाइल जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही, हमें क्या करना है, जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, पहली स्ट्रिंग का पहला और दूसरी स्ट्रिंग के लास्ट में जाएगा, यानी कि st ऑफ आई, आई हमारा दोबारा 0 कर देते हैं, आई क्योंकि यहाँ पर बढ़ गया था ना ऊपर वाले लूप में, आई को वापस 0 कर दिया, तो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पे नीचे आई को प्लस प्लस भी कराएंगे, ठीक है। तो उस दौरान हमें करना क्या है, स्ट्रिंग का फर्स्ट उसका लास्ट, स्ट्रिंग का सेकंड उसका सेकंड लास्ट, स्ट्रिंग का थर्ड उसका थर्ड लास्ट, ऐसे चलना है ना। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का आई तो स्ट्रिंग 2 का लेंथ माइनस आई, तो इससे हमारा उल्टा चलता जाएगा। स्ट्रिंग जब आई 0 होगा तो वो लेंथ पे होगा, ठीक है, जब आई 1 हो जाएगा तो लेंथ -1 पे आ जाएगा, आई 2 होगा तो लेंथ -2 पे आ जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगी स्ट्रिंग हमारी st2, तो st2 हमारी रिवर्स स्ट्रिंग हो गई। सेकंड क्या करना था हमें, कॉपी स्ट्रिंग इनटू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कॉपी करना है दूसरी एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग कॉपी कैसे होगी, दोबारा से यही लूप चला देते हैं एंड तक, ठीक है, लूप चलाया, आई को 0 भी कर देते हैं, आई इक्वल टू 0, और इसको एक स्ट्रिंग 3 बना के उसके अंदर एज इट इज डाल देंगे, जब हमने रिवर्स कर दी तो वो भी कर ही देंगे 30, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट डाल देंगे, इसके अंदर कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग 3 डॉट आई, तो 0 पे 0 1 पे 1, ये डायरेक्ट ऐसे कॉपी हो जाएगी। कंकैटिनेट होता है पहली स्ट्रिंग के आगे दूसरी स्ट्रिंग को अटैच कर देना। तो कंकैटिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक लूप चलाएंगे और इस बार हमें 60 तक जाना है, ठीक है।
तो हम 2 टाइम्स चलेंगे इसका। तो वाइल STI इज नॉट इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। जब तक पहली स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही, जब तक क्या हो स्ट्रिंग 4 के अंदर ही आ जाए, ठीक है, स्ट्रिंग 4 के अंदर ही आ जाए। और यहाँ पर I0 कराना है क्योंकि हमें स्टार्टिंग से चल रहा है। स्ट्रिंग 4 के अंदर कौन सी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, क्योंकि हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को यहाँ पर कंकैटिनेट करा रहे हैं। और स्ट्रिंग STI, ठीक है, और I++ होता है। तो स्ट्रिंग 4 के अंदर STI जो है पहले एज इट इज़ आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से ये लूप चलाऊंगा और इस बार I को 0 नहीं करूँगा। इस बार मैं स्टार्टिंग में नहीं जा रहा, जहाँ वो खत्म हुआ था मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अब यहाँ से मेरे को दूसरी स्ट्रिंग इसमें ऐड करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नया इंट ले लेता हूँ J, किस लिए, क्योंकि अभी पता चल जाएगा क्यों लेना है मेरे को J। स्ट्रिंग 4 के I के अंदर मैं डालूंगा स्ट्रिंग 2 का J, क्योंकि J इस बार 0 से चल रहा है। स्ट्रिंग 2 में तो मेरे को 0 से ही चलना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग 2 तो शुरू से ही चालू होगी, और यहाँ पर J++ भी कराना पड़ेगा, और जब तक स्ट्रिंग 2 खत्म ना हो जाए। तो इससे हमारा जो स्ट्रिंग 4 है उसके अंदर दोनों स्ट्रिंग आकर ऐड हो जाएंगी। तो चारों फंक्शन हमने कर लिए स्ट्रिंग के फंक्शन। ये क्लास का तो नहीं था, लेकिन बेसिक आपको स्ट्रिंग का आइडिया लग जाना चाहिए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा में भी पूछा जाता है, पेपर में भी आता है। अब कुछ प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम के बाद आपका क्लासेस पूरा रेडी हो जाएगा। ये जो प्रोग्राम करेंगे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आने वाला है, जो आपका प्रैक्टिकल में भी आता है, आ सकता है नहीं आता है, और पेपर में भी आता है, आ सकता है नहीं आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, दोनों में आता है, तो वो कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ईजी है। इससे पहले मैं इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो डिफाइन अ क्लास एप्लीकेंट इन C++, एक क्लास बनानी है एप्लीकेंट नाम की C++ के अंदर। प्राइवेट डेटा दे रखे हैं उसके, डेटा मेंबर, ए नंबर, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर, डेटा मेंबर। एक मेंबर फंक्शन दे रखा है हमें प्राइवेट, और इसका काम दे रखा है कि ये करेगा क्या, पब्लिक मेंबर एंटर जो सारे डेटास लेगा और रिजल्ट जो सारे डेटास दिखाएगा। तो इसको एक बार फटाफट से टेक्स्ट एडिटर में बनाते हैं, और जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फिर वो आप अपने आप कर पाओगे। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल में भी आएगा और आपका पेपर में भी आएगा। तो यहाँ पर iostream.h हमारी प्यारी दुलारी iostream.h को लगाने की हमें ज़रूरत है नहीं, मैं सीधा वर्ड मेन से स्टार्ट करता हूँ। वर्ड मेन से पहले मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास किस नाम की क्लास बनानी है, एप्लीकेंट नाम की क्लास बनानी है, और मैं इसको साथ में कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो इस साइड में आ गया, अब एप्लीकेंट नाम की क्लास है, यहाँ से आप देख सकते हो एक प्राइवेट डेटा मेंबर है इसका ए नंबर। तो यहाँ से इसके प्राइवेट बनाना चालू करते हैं। प्राइवेट लिखो ना लिखो, डिफॉल्ट तो प्राइवेट होता ही है, तो हम सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं। डेटा नंबर ए नंबर, इसके अंदर एडमिशन नंबर आएगा ऑफ टाइप लॉन्ग, इन्होंने टाइप भी बता दिया, ठीक है, लॉन्ग टाइप का ANO, ठीक है। इसके बाद डेटा मेंबर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का आपका डेटा नंबर नेम, इसका हम कुछ भी साइज दे देते हैं, सपोज 20। डेटा नंबर AGG ऑफ टाइप फ्लोट, फ्लोट का AGG बना दिया जो एग्रीगेट मार्क्स स्टोर करेगा। डेटा नंबर ग्रेड ऑफ टाइप कैर, कैर टाइप का ग्रेड। उसके बाद है हमारा ग्रेड मी फंक्शन, तो ग्रेड मी बनाते हैं एक, इसमें कैपिटल है तो इसमें भी कोशिश करेंगे कैपिटल ही रहे, ठीक है। तो ग्रेड मी का क्या काम है, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो उसको A कर देगा, 80 से कम 65 से ज़्यादा है तो उसको B कर देगा। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेंगे हमें, इफ़ हमारा एग्रीगेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, उस केस में हमारा ग्रेड हो जाए A, और अगर 80 से कम है, स्मॉलर देन 80 एंड, तो डबल एंड वाला एंड लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 लिख दिया, 65। तब ग्रेड क्या हो, तब हमारा ग्रेड हो जाए B। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जब 65 से कम हो और 50 से बड़ा हो, उस केस में हमारा ग्रेड हो जाए C, और जब 50 से छोटा हो, जो हमारा एग्रीगेट जो है वो 50 से छोटा हो, उस केस में हमारा ग्रेड हो जाए D, ठीक है। तो ये ग्रेड अलॉट हो गया यहाँ पर, जो हमें फंक्शन बोला था ग्रेड मी। तो प्राइवेट के सारे हो गए हैं, इसके बाद हमें बनाने पब्लिक के। तो पब्लिक के मेंबर्स उठाते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक डाल दिया। तो पब्लिक में पहला है हमारा एक फंक्शन है एंटर, तो वॉइड एंटर, ये ऐसा ही प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपको एज इट इज़ जैसे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अगर आपका प्रैक्टिकल है तो PC पे आपको लिखना होगा, वरना आपको पेन पेपर से, और कोशिश करना कि आप ये ऐसे गैप छोड़ छोड़ कर लिखो, जैसे इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है।
इससे आपका जो प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है और आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। तो हमारा एंटर क्या करता है, ए नंबर, नेम और AGG को लेगा, इनपुट कराएगा और फिर ग्रेड बी को कॉल करना है टू फाइंड ग्रेड। तो एंटर कर लेते हैं यार, अब सी आउट में ज़्यादा लिख नहीं रहा ज़्यादा, सी इन ए नंबर, NB कैपिटल है, ए नंबर, सी इन नेम, सी इन AGG, ठीक है। और नेम को हम गेट्स करा लेते हैं, इसलिए हमने studio.h भी लगा लेंगे ताकि अगर कोई स्पेस भी डाले तो हमारा इंक्लूड हो जाए इसके अंदर। तो यहाँ पर हम studio.h भी लगा लेते हैं, .h, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों आ गए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एंड कॉल द फंक्शन ग्रेड मी टू फाइंड ग्रेड। तो यहाँ से ग्रेड मी को भी कॉल करना है। तो जब तीनों हमारे इनपुट हो गए तो यहाँ पर ग्रेड मी को कॉल कर देंगे, तो ग्रेड मी आएगा और अपने आप ग्रेड कैलकुलेट कर लेगा। फिर रिजल्ट है जो इन सबको दिखाने का काम करेगा। तो एक वर्ड रिजल्ट बना लेते हैं, वर्ड रिजल्ट, वो इन सबको सी आउट कराएगा। तो सी आउट करा देंगे। अब ए नंबर, ए नंबर में हमने कर दिया, फिर नेम, फिर AGG, और उसके बाद ग्रेड अब जो कैलकुलेट हो चुका होगा तो यहाँ पर हम ग्रेड को कर देंगे बस, और यहाँ पर सेमीकोलन। तो इतना लिखना होता है। और हेडर फाइल भी अगर आप ना लगाओ, कि हेडर फाइल लिखने के लिए बोलते नहीं है, सिर्फ क्लास लिखनी होती है हमें, वाइड मेन भी नहीं लिखना, लेकिन फॉर सेवर साइड आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक वाइड मेन, ठीक है। क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट ए, तो यहाँ पर ए डॉट एंटर कर लेंगे एक बार, फिर जब सारा डेटा डल जाएगा फिर एक बार ए डॉट रिजल्ट कर देंगे दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम हो गया। अब देखो क्या था इस प्रोग्राम में, सब तो हमें बताया हुआ था क्या किस टाइप का है, क्या किस टाइप का है, सारी कंडीशन दे दी, बस हमें लिखना था। एक तरह से टाइपिंग का प्रोग्राम है और 4 नंबर का आ जाता है। अब 4 नंबर में इतना ईजी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको कर जाओ, ये प्रैक्टिकल से भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस है कि ये दोनों में आने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ईजी था। अब ये वाला इससे भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बहुत सिंपल है, वही आपको बता दिया है क्या पब्लिक है क्या प्राइवेट है। यहाँ पे आपको टाइप भी दे दी, इंटीजर, रे स्ट्रिंग हो गई, फ्लोट, एक फंक्शन ने बता भी दिया करेगा क्या, और ये रिटर्न भी करेगा। तो ये आपको थोड़ा रिटर्न करके करना पड़ेगा। पब्लिक में दे दिया है, और सेफ साइड के लिए आप मेन फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपका क्लास हो गया है। अब क्लास में क्या करना है, क्लास आपका पूरा हो चुका है, क्लास ईजी है, ठीक है। प्रैक्टिस की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो हमने क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि अगले जो 2 चैप्टर है वो भी क्लास पे डिपेंड है। तो आपकी क्लास रिवाइज भी होती रहेगी, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।